हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, और अगर परेशान हैं और अच्छे नहीं हैं तो इस वीडियो को देख लेना एंड तक, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छे ज़रूर हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। एम्स नॉर्सेट 2022 एग्ज़ाम पास है, जहाँ तक टेंटेटिव जो डेट निकली है वो है 11 सितंबर। तो 11 सितंबर की डेट निकली है एग्ज़ाम की, तो तैयारी तो बहुत ही ज़ोरों शोरों से चलनी चाहिए दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी कर भी रहे होंगे। मेरे चैनल पर विजिट करके आप और भी एम्स की टेस्ट सीरीज़ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को भी एंड तक देख लेना, और आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को एंड तक देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एम्स नॉर्सेट के लिए। आइए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चली जाती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एम्स के लिए बहुत ही सूटेबल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है सालों से आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा बोला गया है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, A 7-year-old child is brought to emergency room at midnight by his mother after the symptoms appeared abruptly. The nurse's initial assessment reveals the temperature of 104 degree Fahrenheit, means 40.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, हाई है। ठीक है, असेसमेंट में देख लिया, टेम्परेचर हाई है। डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, ठीक है, स्वेलोइंग डिस्फेजिया हो रहा है पेशेंट को, ड्रूलिंग हो रही है, एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस कफ है, एंड एजिटेशन है। तो ये बोला गया है। अब जितने भी सिम्टम आपने पढ़े, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है ये बताना पड़ेगा। इंडिकेशन क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए, एक्यूट ट्रैकियाइटिस, बी एक्यूट स्पाज्मोटिक क्राउप, सी एक्यूट एपिग्लोटिस, एंड एक्यूट लैरिंजियोट्रैकियोब्रोंकाइटिस। ठीक है, 4 ऑप्शन सामने हैं। आंसर आपको दिखा देती हूँ मैं। आंसर नंबर सी, एक्यूट एपिग्लोटिस। एक्यूट एपिग्लोटिस के ये सिम्टम है, क्योंकि आइटिस एपिग्लोटिस इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स यहाँ पे है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है टेम्परेचर हाई है, ठीक है, टेम्परेचर हाई है, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन का पहला साइन है। ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन है एपिग्लोटिस में, तो इस वजह से ही गले में दर्द है, परेशानी है स्वेलो करने में, कफ भी स्पॉन्टेनियस एब्सेंस है, एजिटेशन है, एंड ड्रूलिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ देख सकते हैं, 3 क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन हैव बीन फाउंड टू बी प्रेडिक्टेड ऑफ एपिग्लोटिस: प्रेजेंस ऑफ ड्रूलिंग, एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस कफ, एंड एजिटेशन। ये 3 क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन हैं जो कि एक्यूट एपिग्लोटाइटिस को इंडिकेट करती है। ठीक है, एंड एपिग्लोटाइटिस हैज अ रैपिड ऑनसेट दैट इज अकम्पनाइड बाय द हाई फीवर एंड डिस्फेजिया। ओके दोस्तों, उम्मीद है ये क्वेश्चन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया, कोई भी डाउट, आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों तैयारी अच्छे से रखनी है, जोरों शोरों से रखनी है, क्योंकि इस बार एम्स नॉर्सेट पार करना है, और जुनून रखना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का। नर्सिंग ऑफिसर का बैच अपने कोट पे ज़रूर लगना चाहिए इस बार। ठीक है, एम्स नॉर्सेट 2022। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, एट 38 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, 38 वीक्स चल रहा है गेस्टेशन का, क्लाइंट एक्टिव लेबर में आ चुकी है, and she is using her Lamaze breathing technique. The registered nurse is coaching her breathing and encouraging her to relax and work with her contractions. Which one of the following complaints with the client will alert the nurse that she is beginning to hyperventilate with her breathing? ठीक है, अब नर्स को क्या अलर्ट करेगा कि जो पेशेंट है वो हाइपर वेंटिलेट होने लगी है विद हर ब्रीथिंग। ठीक है, 4 ऑप्शन सामने हैं। पेशेंट बोल सकती है ऑप्शन नंबर ए में, आई एम कोल्ड, आई हैव अ बैकएक, आई फील डिजी, एंड आई एम नॉशियस। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी, आई फील डिजी। अगर पेशेंट बोले कि मुझे चक्कर आ रहे हैं या थोड़ा सर घूमता हुआ महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है डिजीनेस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हाइपरवेंटिलेशन, एंड इट अकर्स बिकॉज द बॉडी इज एलिमिनेटिंग टू मच CO2। ओके दोस्तों,
तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बढ़ जाती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, ये भी देखो गायनी का ही क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है 16 वीक ऑफ गेस्टेशन प्रेग्नेंट क्लाइंट जो है एडमिट हुई है मैटरनल यूनिट में टू हैव द मैकडोनल्ड प्रोसीजर। अब यह मैकडोनल्ड प्रोसीजर कौन सा है, सर्कलेज डन, एंड शी tells the registered nurse who is admitting her to the to the unit that her physician had explained what this procedure was, but that she did not understand the RN explained the client the purpose for this procedure। सीधा सीधा बताती हूँ, क्वेश्चन में ये पूछा गया है मैकडोनल्ड प्रोसीजर जो है उसका क्या पर्पस होता है। ठीक है, आपको इतना ही समझना है दोस्तों, कहानी तो लंबी चौड़ी बता देते हैं क्वेश्चन में, लेकिन सिंपल सी बात यह है मैकडोनल्ड प्रोसीजर जो है वो किस लिए होता है ये पूछा गया है आपसे, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में रीइंफोर्स एंड इनकॉम्पिटेंट सर्विस, बी रिपेयर द एमनियोटिक सैक, सी इज इवेलुएट द सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शनेट, एंड डी इज डायलेट द सर्विक्स। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको आंसर बताना है, उससे आपको चल जाएगा पता मैकडोनल्ड प्रोसीजर किसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है री इन्फोर्स एंड इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। ठीक है, यहाँ बोला गया है द ट्रीटमेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज द शिरोडकर बार्टर प्रोसीजर एंड ऑल्सो नोन एज मैकडोनल्ड प्रोसीजर और सर्कलेज टू इन्फोर्स द वीक सर्विक्स by encircling it with a suture at the level of internal os। ठीक है, जो इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स होता है उसको, ठीक है, जो वीक और इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स होता है फीमेल का, उसको विद द सूचर, उसके जो इंटरनल ऑस का लेवल होता है उस पर फिक्स कर दिया जाता है बाय द सूचर्स। तो उसको हम बोलते हैं शिरोडकर बार्टल प्रोसीजर या मैकडोनल्ड प्रोसीजर, या इसे ये भी बोलते हैं सर्कलेज प्रोसीजर। ओके, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ जाती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है वाइल द नर्स इज टेकिंग अ मेल क्लाइंट्स BP एंड ही मेक दी flirtatious remarks to her, the nurse will handle this effectively if she। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है एक पेशेंट है, जो एक नर्स है जो पेशेंट का BP ले रही है, एंड इसने क्या है फ्लर्टिशियस, ठीक है, फ्लर्टिशियस रिमार्क्स शो कर रहा है वो, तो नर्स इसको कैसे हैंडल करेगी इफ़ेक्टिवली। 4 ऑप्शन आपके सामने ही है, इसका आंसर मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है सी में बोला गया है कन्फ्रंट द रिमार्क्स बट अटेम्प्ट डू नॉट टू रिजेक्ट द क्लाइंट। ठीक है, तो इसमें बोला गया है बाई कन्फ्रंटिंग द रिमार्क्स, कन्फ्रंट करके शी कैन रिकॉग्नाइज दैट हिज फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन मे बी नॉर्मल बट आर नॉट अप्रोप्रिएट विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर नर्स एंड क्लाइंट रिलेशनशिप। तो नर्स को सिर्फ इतनी सी बात समझानी है पेशेंट को कि आपकी जो ये है फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन है, ये नॉर्मल है बट ये अप्रोप्रिएट नहीं है विद द नर्स एंड क्लाइंट रिलेशनशिप। ठीक है, एंड इसी के साथ आगे बढ़ जाती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जैसे कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बाकी ही दूसरे क्वेश्चंस की तरह। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। यहाँ ये पूछा गया है अ 74-year-old ओबीज मैन, ठीक है, ओबीज मैन है, ओबीज मैन हु हैज़ अंडरगोन ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन ऑफ राइट हिप। ठीक है, एक ओबीज पेशेंट है 74 ईयर का, जो कि जिसका एक प्रोसीजर हुआ है ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन, कहाँ का हुआ है, राइट हिप का, जिसको कि 8 दिन बीत चुके हैं। अब यहाँ बोला गया है ही हैज़ हिस्ट्री ऑफ अर्थराइटिस, उसको अर्थराइटिस था और आर्ट्रियल फिब्रिलेशन भी है। ठीक है, एंड साथ ही साथ ही एडमिट टू दी राइट लोअर लेग पेन। ठीक है, साथ ही साथ उसका एडमिट किया गया है कि उसको राइट लोअर लेग में पेन हो रहा है, डिस्क्राइब्ड एज अ क्रैम्प इन माई लेग, कि मेरे लेग में क्रैम्प आ रहे हैं। तो जो एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन रहने वाला है वो क्या रहेगा आपको ये बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ही राइट आंसर होगा जो आपको बताना होगा। ठीक है, जैसे कि ए है असेस करेंगे फॉर पेन विद प्लांटिफ्लेक्शन।
ठीक है। या ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, जिसे बोलेंगे असेस फॉर द अडीमा एंड हीट फॉर द राइट लेग, ठीक है। या ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, इंस्ट्रक्ट हिम टू रब द क्रैम्प आउट ऑफ हिज लेग। या ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है कि एलिवेट द राइट लोअर एक्सट्रीमिटी विद द प्लोज प्रॉप्ड अंडर द नीज, ठीक है। नीज के अंडर में प्रॉप करेंगे राइट लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को पिलो के थ्रू। इसका राइट आंसर हम जल्दी से देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है कि जो स्वेलिंग और वार्मथ है along the affected vein are commonly observed in the clinical manifestation of deep venous thrombosis as a result of inflammation of the vessels। अब पेशेंट को जो क्रैम्प आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं कि क्योंकि जो ये कॉमनली ऑब्जर्व किया गया है कि इन पेशेंट्स में डीप वेन थ्रोम्बोसिस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से क्रैम्प आता है और पेन होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एडिमा को असेस करना पड़ेगा और उस लेग पे हमें हीट देनी पड़ेगी पेशेंट को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बी था। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है ड्यूरिंग हिज हॉस्पिटलाइजेशन के ड्यूरिंग एक 3 साल का बच्चा है, 3-year-old child has become unusually aggressive in his play activity and his parents report this change in behavior to the primary nurse, and how could the nurse explain the child's change in behavior। तो यहाँ पे बोला गया है 3 साल का एक बच्चा है जिसकी जो प्ले की एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। उसमें पेरेंट्स ने नर्स को बोला है कि इसके जो बिहेवियर में काफ़ी चेंज आ चुका है पहले से। तो नर्स कैसे एक्सप्लेन करेगी पेरेंट्स को कि जो चेंज आया है बिहेवियर में वो कैसे आया है, क्यों आया है। तो उसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, नर्स बोलेगी पेरेंट्स को कि ये कॉपिंग रिस्पॉन्स है बच्चे का, ठीक है। क्योंकि जो प्ले होता है वो बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी देती है फॉर कोपिंग एंड अडेप्टेशन के लिए। तो अब जो ये एग्रेशन है ड्यूरिंग द प्ले एक्टिविटी वुड इंडिकेट द कॉपिंग रिस्पॉन्स। एग्रेशन बिहेवियर जो है बेबी का खेल के टाइम पे ये एक कोपिंग रिस्पॉन्स है दोस्तों। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को और आगे देखते रहिए दोस्तों, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी साथ ही साथ कर लेना दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ बोला गया है द नर्स नो दैट children are more susceptible to the respiratory tract infection owing to physiological differences, and these childhood differences when compared to an adult includes। यहाँ पे बोला गया है कि एक नर्स है जो कि जानती है कि जो चिल्ड्रंस है वो बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए, बिकॉज जो उनका खुद का जो फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है अडल्ट से जो डिफरेंस है उसकी वजह से। तो जो ये चाइल्डहुड डिफरेंस है व्हेन कंपेयर टू दी अडल्ट्स, अब हम अडल्ट से कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं 4 आपको सामने, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 में दोस्तों देखना, इसमें लिखा है फ्यूअर एल्वियोलाई एंड स्लोअर द रेस्पिरेटरी रेट। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है diaphragmatic breathing and larger volume of air। Option number C, larger number of alveoli and diaphragmatic breathing। And option number D, rounded shape of chest and smaller volume of air। तो इसका जो डिफरेंस है हम ये देख लेते हैं उसमें क्या इंक्लूड होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें बोला गया है द चाइल्ड चेस्ट इज़ राउंडेड वेयर एज एडल्ट चेस्ट इज़ मोर of oval shape, and the child does exchange a smaller volume of air than an adult, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, बिकॉज बच्चों की जो चेस्ट है वो राउंडेड शेप्ड है एंड अडल्ट की जो शेप है वो है ओवल शेप, एंड जो चाइल्ड है वो स्मॉलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ अडल्ट। तो इसका राइट आंसर डी था। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है अ पेरेंट टोल्ड द पब्लिक हेल्थ नर्स। जो पेरेंट्स हैं उसने क्या कहा,
A parent told the public health nurse that her 6-year-old son has been taking the tetracycline for the chronic skin condition. The parent asked if this could cause any problem for the child. What should the nurse explain the parents? इसमें बोला गया है एक 6 साल का बच्चा है जो कि टेट्रासाइक्लिन ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसे कोई क्रॉनिक स्किन कंडीशन है। तो पेरेंट्स ने नर्स से पूछा कि ये कोई दवाई कोई प्रॉब्लम तो पहुंचा नहीं सकती है, कुछ हो तो नहीं सकता है ऐसा कि कोई दिक्कत बैठ जाए मेडिसिन लेने से। तो ये सुनने के बाद नर्स ने पेशेंट्स को क्या एक्सप्लेन किया पेशेंट के पेरेंट्स को। 4 ऑप्शन सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए है गिविंग दी टेट्रासाइक्लिन टू चाइल्ड यंगर देन 8 ईयर में कॉज दी permanent staining of his teeth. If you give the tetracycline with milk, it may be absorbed readily. And option number C, the medication should be given to adult, not the children. And option number D, secondary infection of chronic skin disorder do not respond to the antibiotics. तो उसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। आंसर नंबर ए है। इसमें बोला गया है the tetracycline should be avoided during tooth development because it interferes with the enamel formation and dental pigmentation. तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है 8 साल से छोटे बच्चों को टेट्रासाइक्लिन नहीं देनी चाहिए बिकॉज 8 साल से छोटा टाइम जो होता है वो टूथ डेवलपमेंट का होता है और वो जो डेवलपमेंट है वो परमानेंट रहने वाला है। अगर बच्चे को टेट्रासाइक्लिन दी जाएगी तो जो हमारा एनिमल है टीथ का एनिमल फॉर्मेशन जो है इंटरफेयर होगा और डेंटल पिगमेंटेशन हो जाएगी। तो उसका राइट आंसर है ए। तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। हम क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें बोला गया है अ क्लाइंट हैज़ बिगन टू एग्जिबिट साइन ऑफ अल्कोहल विड्रॉल। ठीक है, एक क्लाइंट है जिसको कि अल्कोहल विड्रॉल के साइंस एग्जिबिट हो रहे हैं एंड हर बीपी राइजन फ्रॉम 120/60, पहले 120/60 पे था, अब 190/100 हो गया है। एंड पल्स इज इंक्रीज्ड 88 से 110 पे आ गई है। एंड शी इज़ इरिटेबल एंड एजिटेटेड एंड हैज़ अ ग्रॉस मोटर ट्रेमर्स ऑफ द हैंड्स एंड द नर्स नोटिफाई द डॉक्टर। The nurse can anticipate that the doctor will order which of the following. यहाँ पे बोला गया है पेशेंट को अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स हैं और बीपी उसका बढ़ा हुआ है, पल्स भी बढ़ी है, पेशेंट इरिटेबल और एजिटेटेड है और जो ग्रोस मोटर ट्रेमर्स भी है हैंड्स में। तो नर्स ने डॉक्टर को बता दिया है। अब नर्स क्या समझेगी कि अब डॉक्टर कौन सी मेडिसिन का ऑर्डर देने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में से कोई मेडिसिन बतानी है जो आपको पता होगा। राइट आंसर है an opiate such as propoxyphene, napsilate, ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर बी है benzodiazepine such as लिब्रियम, ऑप्शन नंबर सी ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट such as the amitriptyline, ऑप्शन नंबर डी phenothiazine such as the chlorpromazine। उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अब पेशेंट को क्लोरडाइजेपॉक्साइड बेंजोडाइजेपिन एक मेडिसिन है वो दी जाएगी। ठीक है, द ड्रग हैज़ अ सेडेटिव इफेक्ट एंड इज सेफ एंड हैज़ एन एंटी कन्वल्जेंट इफेक्ट। जो ये ड्रग होती है बेंजोडाइजेपिन की क्लोरडाइजेपॉक्साइड, इस पर ड्रग का जो है वो सेडेटिव इफेक्ट होता है, ये सेफ़ होती है और साथ ही साथ ड्रग का जो इफ़ेक्ट है वो एक एंटी कन्वल्जेंट इफेक्ट भी शो करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है अ 4-year-old child is being discharged from the hospital after being treated for the severe croup. Which one of the following instructions should the nurse give to the child's mother for the home treatment of the croup? इसमें बोला गया है एक पेशेंट है जो कि काफ़ी बार 4 साल का बच्चा है जो कि डिस्चार्ज हो रहा है हॉस्पिटल से, जिसका ट्रीटमेंट हुआ था सीवियर क्राउप का। ठीक है, क्राउप, ओके, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, क्राउप, सीवियर क्राउप ट्रीट हुआ है। अब उसका क्या है, मदर को क्या नर्स ने एक्सप्लेन किया कि वो होम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं क्राउप के लिए।
4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, गौर से देखिएगा। इसका राइट आंसर ए। बोला गया है टेक हिम इन द बाथरूम एंड टर्न ऑन द हॉट वाटर एंड क्लोज द डोर। ठीक है, तो उसका क्यों, क्या एक्सप्लेनेशन है? इसमें बोला गया है जो इनिशियल होम ट्रीटमेंट होता है क्राउन का, वो इंक्लूड करता है कि प्लेसिंग द चाइल्ड इन एन एनवायरनमेंट ऑफ हाई ह्यूमिडिटी टू लिक्विफाई एंड मोबिलाइज द सिक्रिएशन। बोला गया है इनिशियली होम ट्रीटमेंट ये होता है कि बच्चे को क्या है, हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रखना है, एनवायरनमेंट में रखना है, ताकि जो उसका सिक्रिएशन है वो मोबिलाइज और लिक्विफाई हो सके। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है द नर्स डिस्कवर दैट 78-year-old client who received the हाइड्रोलाइसिन रिसीव किया है 20 mg 45 मिनट ago and has a BP of 70/40. The client has been on his dose of medication for the 3 years. Which of the following data is most likely significant in the relation to the cause of the low BP? यहाँ पे बोला गया है लो बीपी का सिग्निफिकेंट रिलेशन बताना है, क्यों है। ठीक है, पैडल पल्स इज वीक, या बी 24 hours इनटेक 1000 ml पर डे फॉर द पास्ट 2 days। ठीक है, या सीरम पोटेशियम 3.3 या पल्स रेट 150 बीट्स पर मिनट। अब इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है inadequate fluid volume when taking the vasodilators can result in drop in the BP when the vasodilation start to physiological occur as action of the drug। ठीक है, तो inadequate fluid volume होता है, ठीक है, inadequate fluid volume जब पेशेंट वैसोडाइलेटर मेडिसिन ले रहा हो तब पेशेंट का बीपी लो हो जाता है, बिकॉज जो वैसोडाइलेशन है वो फिजियोलॉजिकल एक्शन जो होता है ड्रग का वो स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से बीपी ड्रॉप हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों बोला गया है यहाँ पर फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स एन एल्डरली फीमेल क्लाइंट with the Alzheimer's disease has experienced paranoia, hallucinations and aggressive disruptive behavior। ठीक, ये प्रॉब्लम्स है। The family is utilizing the haloperidol as needed to control her behavior। On nursing assessment, you note that the client demonstrate the involuntary movement of the tongue and finger and this may most likely indicate। अब यहाँ बोला गया है पेशेंट हेलोपेरिडोल ले रही है। ठीक, तो यहाँ ये बोला गया है जब नर्स ने पेशेंट का असेसमेंट किया तो उसने ये देखा कि पेशेंट इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स कर रहा है टंग और फिंगर्स की। तो ये क्या इंडिकेट करता है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आप देख रहे होंगे, इसमें बोला गया है जो टार्डिव डिस्काइनेजिया है विच मे बी द साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटी साइकोटिक मेडिकेशन। जो टार्डिव डिस्काइनेजिया है, ठीक है, टार्डिव डिस्काइनेजिया एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है एंटी साइकोटिक मेडिकेशन का, जैसा कि हेलोपेरिडोल। डिसकॉन्टिन्यू द मेडिकेशन कैन एलिविएट द सिम्टम। अगर मेडिसिन का डिसकॉन्टिन्यू करेंगे तो जो सिम्टम है वो एलिवेट हो जाएंगे। ठीक है, एलिवेट मीन्स सबसाइड हो जाएंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है दोस्तों, यहाँ बोला है द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज रिटन फॉर द कोमाटोस क्लाइंट विद सिरोसिस ऑफ द लीवर एंड सेकेंडरी स्प्लीनोमेगाली, हाई रिस्क फॉर इंजरी, increase the susceptibility to the bleeding related to। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है इज़ रिटर्न फॉर दी एक कोमाटोस पेशेंट के लिए लिखा गया है जिसको सिरोसिस ऑफ लीवर है और सेकेंडरी स्प्लीनोमेगाली है जो कि हाई रिस्क है इंजरी के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है जो ससेप्टिबिलिटी है ब्लीडिंग की वो इंक्रीज़ होती है। ये एक नर्सिंग डायग्नोसिस है।
इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू ब्लीडिंग रिलेटेड टू, तो इसका 4 ऑप्शन है। इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ड्यू टू हाइपर स्प्लेनिज्म, सी डिमिनिश्ड फंक्शन ऑफ कफर सेल्स, एंड डी इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आंसर ये आएगा कि इंक्रीज दी ससेप्टेबिलिटी टू द ब्लीडिंग रिलेटेड टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ड्यू टू हाइपर स्प्लेनिज्म। ठीक है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, Which of the following blood gas parameter primarily reflect respiratory function? इनमें से कौन सी ब्लड गैस है, पैरामीटर कौन सा है जो कि रिफ्लेक्ट करता है रेस्पिरेटरी फंक्शन को? 4 ऑप्शन है, PCO2, CO2 कंटेंट ऑफ ब्लड, HCO3 या बेस एक्सिस। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है PCO2। द लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर regulation of CO2 and this parameter primarily reflect respiratory function। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, अ प्राइमी ग्रेविटा इज अ टर्म। प्राइमी ग्रेविटा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुमन है जो कि टर्म पर है, अपने लास्ट पीरियड पे है। द नर्स कैन रिकॉग्नाइज द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर बाय द क्लाइंट्स डिजायर टू पुश during contraction, hyperventilate during contraction, walk between the contraction and relax during the contraction। तो इसको राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसमें बोला गया है कि सेकंड स्टेज को, जो सेकंड स्टेज है लेबर का, वो नर्स कैसे पहचानेगी? क्लाइंट्स की डिज़ायर को देखकर। तो ऑप्शन नंबर ए है पुश ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। अगर फीमेल कॉन्ट्रैक्शन आने पर पुश करेगी तो इसका मतलब है सेकंड स्टेज स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बिकॉज द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विच कॉज द क्लाइंट्स टू बी अ डाउन। ओके, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे बोला गया है, अ ग्रेविटा टू पैरा 1 client delivered full-term newborn 12 hours ago. The nurse find her uterus to be boggy, high and deviated to the right. The most appropriate nursing action to। ठीक है, एक फीमेल है जिसका जो न्यूबॉर्न है 12 hours ago फुल टर्म डिलीवर्ड हो गया है। अब नर्स ने देखा है फीमेल का जो यूट्रस है वो काफ़ी ज़्यादा बॉगी हो रहा है, हाई हो रहा है और डेविएट है फ्रॉम टू द राइट। ठीक है, डेविएटेड टू द राइट। तो यहाँ पे बोला गया है सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होने वाला है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है मैं आपको बता देती हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बोला गया है हैव द क्लाइंट वॉइड एंड देन री एवोल्यूएट द फंडस। पेशेंट को हमें यूरिन या स्टूल पास करने के लिए बोलना है, उसके बाद री इवोल्यूएट करना है। यहाँ पे बोला गया है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट इज द फुल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। यहाँ बोला गया है 25-year-old lover who is married with 3 young children works along hours in an effort to become a partner in the law firm. The following are recent hospitalization for the bleeding ulcer. He has referred for the therapy to treat his psychophysiological disorder. On meeting with the therapist, he informed him or her that he was a busy man and did not have much time for this psyche stuff. And when guiding the client to ventilate his feelings, the therapist can expect him to express the feeling of। यहाँ पे बोला गया है अब क्या एक्सप्रेस करेगा क्लाइंट, क्या एक्सपेक्ट करेंगे थेरेपिस्ट? ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज जो रिप्रेस्ड एंगर है वो एसोसिएटेड होता है विद साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ऑप्शन नंबर डी इसको राइट है।
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। एंगर, एंगर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है द क्लाइंट will be more comfortable and the result more accurate when the nurse prepare the client for Leopold maneuver by having her। ठीक है, एक क्लाइंट है जो कि द क्लाइंट विल बी मोर कंफर्टेबल एंड रिजल्ट मोर एक्यूरेट। क्लाइंट जितना कंफर्टेबल रहेगा उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो इसलिए नर्स ने क्या किया है, क्लाइंट को लियोपोल्ड मैनुअल के लिए प्रिपेयर किया है। कैसे कैसे प्रिपेयर करा ये जानना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए, पेशेंट को बोलेंगे यूरिन आउट करके आएगी, ब्लैडर एम्प्टी हो जाएगा, तो जो उसका मैनुअर है लियोपोल्ड मैनुअर काफ़ी इजीली हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज जो फुल ब्लैडर होता है वो कॉज करता है डिस्कम्फर्ट एंड पॉसिबली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आगे बढ़ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, अ मेल क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी के लिए शेड्यूल है। इन प्रिपेयरिंग हिम फॉर दिस टेस्ट, अब इस टेस्ट के को प्रिपेयर करने के लिए नर्स क्या करेगी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों डी। नर्स क्या करेगी, explain that his vital signs will be checked frequently after the test because the following test the client is watched for the hemorrhage and shock। लीवर बायोप्सी के बाद फ्रीक्वेंटली पेशेंट के वाइटल साइन चेक होंगे क्योंकि पेशेंट के हैमरेज एंड शॉक के लिए हमें चेक करना होगा। ठीक है, ताकि पेशेंट को हैमरेज और शॉक होने से पहले हम प्रिवेंट कर सकें। आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है दोस्तों, अ फीमेल क्लाइंट एट 30 वीक gestation is brought into emergency department after falling down a flight of stairs। सीढ़ी से गिरने के बाद एक 30 हफ्ते की गेस्टेशन वुमन को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है। On the examination, the physician notes a rigid board-like abdomen, FHR in the 160s, and stable vital signs. Considering possible abdominal trauma, which obstetric emergency must be anticipated। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के टाइम पे फिजिशियन ने नोट दिया है कि रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमन है, FHR 160 में है, वाइटल साइन स्टेबल है। ठीक है, तो पॉसिबली हम डॉक्टर ने एब्डोमिनल ट्रॉमा सस्पेक्ट किया है। तो अब क्या हम सस्पेक्ट करेंगे इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज द एब्रप्शिया प्लेसेंटा, द कंप्लीट और पार्शियल सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा from the uterine wall can be caused by external trauma, and when the hemorrhage is concealed, one sign is a rapid increase in uterine size with the rigidity। okay, अगर hemorrhage concealed होता है तो पहला साइन ये होता है कि रैपिड एंड इंक्रीज हो जाती है यूट्राइन साइज विद रिजिडिटी, तो ये इसका साइन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। ओके, तो इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। गुड बाय एंड टेक केयर।